दोस्तों आज का शीर्षक है अनचाही शादी, मजबूरी से मोहब्बत तक। एक लड़की परेशान सी एक कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसने लाल रंग का शादी का लहंगा पहन रखा था जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। वह कमरा पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था और बीच में एक किंग साइज का बेड पड़ा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और एक बहुत ही हैंडसम आदमी अंदर आया। उसने भी शेरवानी पहन रखी थी। उसकी हाइट यही कोई लगभग 6 फीट थी। डैशिंग बॉडी, ब्लैक हेयर, ब्लू आईज जिनमें डूब जाने का मन करता था। तो यह था हमारी कहानी का हीरो, मिस्टर आरव खन्ना, जिन्होंने अपनी माँ के कहने पर अपर्णा से शादी कर ली थी। आरव की उम्र लगभग यही कोई 27 साल की थी। आरव गुस्से में अपर्णा के पास आया और उसकी बाजुओं को जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी माँ को अपने ड्रामे में फंसाकर मुझसे शादी कर ली है और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे रुपए पैसों को देखकर मुझसे शादी की है। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ और यह शादी सिर्फ 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है। तो तुम सिर्फ 6 महीने मेरे साथ रहोगे और कोई अपने ख्वाब मत सजा लेना मेरे साथ, समझी ना? वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना कहकर आरव ने उसे छोड़ दिया। अपर्णा भी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो आपको क्या लगता है मिस्टर आरव कि मैंने आपसे शादी खुशी से की है? मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, और वह भी आप जैसे घटिया इंसान से। आपकी माँ ने तो बस मेरी जान बचाई थी और बदले में कीमत के रूप में मुझे ही मांग लिया, मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर किया। और हाँ, आपको क्या लगता है क्या आपकी इन बातों से मैं डर जाऊंगी? तो यह बिल्कुल मत सोचना। इतना कहकर अपर्णा स्माइल करते हुए अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंज रूम में चली गई। उधर आरव बालकनी में बैठकर उसके बारे में सोच रहा था। पहली बार ऐसा था कि किसी ने आरव खन्ना के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत की थी। जब अपर्णा कपड़े चेंज करके आई तब आरव को रूम में न पाकर बहुत खुश हुई। वह आराम से जाकर बेड पर सो गई। जब आरव कमरे में आया तब अपर्णा को अपने बेड पर सोते हुए देख बहुत गुस्सा हुआ। उसने उसे जगाते हुए कहा, यह मेरा बेड है, तुम इस पर ऐसे नहीं सो सकती। अपर्णा जागते हुए गुस्से में उससे बोली, क्या आप पागल हो गए जी? ऐसा कर रहे हो? आप काउच पर भी तो सो सकते हो। यह सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आया। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई क्या? यह मेरा घर है, मेरा, और तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर सो रही हो। अपर्णा ने हंसते हुए कहा, आप शायद भूल रहे हो मिस्टर आरव खन्ना कि हमारी शादी हुई है। अब से हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, भले ही यह मैरिज केवल 6 महीने के लिए हुई हो। यह सुनकर आरव गुस्से में चिल्लाया, बस हुआ, बस, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। और वह अपर्णा को मारने के लिए अपना हाथ उठा लेता है, लेकिन अपर्णा उसका हाथ रोक लेती है और गुस्से में बोली, बस मिस्टर आरव, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो चाहेंगे मैं वह करूंगी। और आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, वरना दोबारा हाथ उठाने के लायक नहीं बचेंगे। इतना कहकर अपर्णा ने उसका हाथ झटक कर दूर कर दिया और फिर दोबारा से सो गई। और आरव भी गुस्से में जाकर काउच पर सो गया। अगली सुबह सुबह के 7 बज रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अपर्णा अपने बाल सुखाते हुए बाहर आई। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी जो कि इस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने बाल सुखा कर
ड्रेसिंग के सामने तैयार होने लगी। उस वह चूड़ियां पहन रही थी। उसकी चूड़ियों की बहुत आवाज आने लगी, जिसकी वजह से आरव की नींद खुल गई। वह सामने देखता है तो अपर्णा को देखता है। वह उसे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जैसे कि कोई अप्सरा। फिर वह अपने दिल को समझाता है कि वह सिर्फ एक गोल्ड डिगर लड़की है। उसने उससे सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की है। यह सोचता हुआ आरव उठा और नहाने चला गया। अपर्णा भी तैयार होकर नीचे आ गई और रसोई में अपने सास की मदद करने लगी। आरव तैयार होकर नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी अपर्णा उसके पास आकर उसे खीर सर्व करती है, जो अपर्णा ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तभी उसकी माँ जानकी खन्ना वहां आई और उससे बोली, बेटा, खीर कैसी बनी है? आरव उसे खाते हुए बोला, माँ, यह खीर बहुत ही अच्छी बनी है। तभी जानकी जी ने कहा, अच्छी कैसे नहीं बनेगी? यह तो मेरी बहू अपर्णा ने अपने हाथों से बनाई है। इतना सुनकर आरव खीर की कटोरी वहीं छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। फिर वह जानकी जी के पैर छूता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन अपर्णा समझ गई थी कि आरव ने खीर क्यों नहीं खाई। जानकी जी ने अपर्णा से कहा, चलो बेटा, अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। अपर्णा ने भी हाँ माँ जी कहकर नाश्ता सर्व किया और दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। आरव के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और एक बहन थी और उसकी बहन अनन्या ज्यादातर हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि अपने पापा की डेथ के बाद उसकी बहन जल्दी घर नहीं आती थी, क्योंकि वह अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और घर आने के बाद वह काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे। इसलिए उसकी माँ और भाई उसे घर आने के लिए ज़्यादा नहीं कहा करते थे। वह सिर्फ छुट्टियों और त्योहारों पर ही घर आया करते थे। आरव जब 15 साल का था तब उसके पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद उसी ने उनका बिजनेस संभाला और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई के बाद वह बिजनेस पर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगा। उसे इसके अलावा आरव की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम रिद्धिमा था। वह एक डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसकी वजह से वह इंडिया से बाहर थी और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश गई थी, जिसमें आरव ने भी उसकी बहुत मदद की थी। अभी कुछ ही दिनों पहले अपर्णा का एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बचा था और आरव की माँ ने ही उसकी जान बचाई थी। इसलिए अपर्णा ने जब उनको थैंक यू बोला और एहसान चुकाने की बात की, तो उस एहसान के बदले उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी थी। उनके एहसान की वजह से अपर्णा उन्हें मना नहीं कर पाई, लेकिन ये शादी उसने सिर्फ मजबूरी में की। और दूसरी तरफ आरव के लिए भी यह शादी बिल्कुल अनचाही थी, जो उसने अपनी माँ के कहने पर की थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ को मना नहीं कर पाया और उसे अपर्णा से शादी करना पड़ा। 6 महीने बाद रिद्धिमा मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस इंडिया आने वाली थी। इसलिए आरव ने अपर्णा से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैरिज की। रिद्धिमा के आने के बाद वह अपर्णा को छोड़ देगा। आरव के वहां से चले जाने के बाद जानकी जी अपर्णा के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी, जिससे कि शादी के बाद पहले ही दिन वहां पर अकेला न महसूस हो। और इस शादी में उनके बेटे की मर्जी पूरी तरह से शामिल नहीं थी, इस बात का भी उन्हें अंदाजा था। नाश्ता करते हुए जानकी जी ने अपर्णा से उसके बारे में पूछा, बेटा, कॉलेज के कौन से ईयर में हो तुम? पूछा भी नहीं, कितनी गड़बड़ी में शादी हुई ना, इसलिए।
अपर्णा ने जानकी जी की बात का जवाब देते हुए कहा, आंटी वो मेरा फाइनल ईयर है कॉलेज का। अपर्णा की यह बात सुनते ही जानकी जी का मुंह बन गया। उन्होंने कहा, इतना समझाया मैंने तुम्हें शादी से पहले और अब भी, सुबह भी, कि मुझे आंटी नहीं बुलाया करो, मुझे माँ बुलाया करो। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम फिर से मुझे आंटी बोल रही हो। मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। अपर्णा को पता था कि जानकी जी बस नाराज होने का नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें मनाते हुए बोली, आई एम सॉरी आंटी, मेरा मतलब है माँ, सॉरी, वह मुझे आदत नहीं है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको माँ बोला था और अब से मैं ध्यान रखूंगी, पक्का, प्रॉमिस करते हैं। अपर्णा ने कान पकड़ते हुए यह बात बोली तो उसे ऐसे देखकर जानकी जी हंसने लगी और उसका हाथ पकड़कर कान से हटाते हुए बोली, अरे माँ भी बोल रही हो और सॉरी भी, यह तो नहीं चलेगा बेटा। चलो, माफ किया। उनकी बात सुनकर अपर्णा हंसने लगी और उसे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम अपनेपन जैसा, क्योंकि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी अपर्णा आज तक किसी से भी इतना ज्यादा क्लोज नहीं हुई थी। लेकिन जानकी जी के साथ उसे शुरू से ही बहुत अपने जैसी फीलिंग आती थी। बस इसीलिए वह उनकी बात नहीं टाल पाई और उसने आरव जैसे घमंडी और गुस्सैल इंसान से शादी कर ली थी। नाश्ता खत्म करने के बाद अपर्णा ने जानकी जी की तरफ देखा और नाश्ता करने के दौरान भी वो बार बार उनकी तरफ देख रही थी। तो जानकी जी समझ गई कि जरूर वह कुछ कहना चाहती है और बोल नहीं पा रही है। इसलिए उन्होंने अपर्णा के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हें अगर मुझसे कुछ भी कहना है तो तुम कह सकती हो। तुमने मुझे माँ बोला है ना, तो माँ बेटे के बीच कैसी झिझक। जानकी जी ने जैसे ही यह बात बोले, अपर्णा को भी जैसे एकदम से हिम्मत मिली और उसने तुरंत ही कहा, माँ, वह मुझे कॉलेज जाने के बारे में ही बात करना था। वो शादी शादी इतनी जल्दी में हुई कि मैंने कॉलेज में छुट्टी के लिए भी अप्लाई नहीं किया था और शादी की वजह से पहले ही 3-4 दिन का गैप हो गया है। तो क्या आज से मैं कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ? जानकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इसीलिए तो मैं तुमसे उस बारे में पूछ रही थी और तुम्हें मेरी या किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम कॉलेज कभी भी आ जा सकती हो और हाँ, ड्राइवर के साथ किसी भी कार में जा सकती हो। यह बात सुनकर अपर्णा खुश तो हुई, लेकिन तभी उसे कुछ और भी याद आया और वह बात याद आते ही एकदम ही उसका चेहरा फिर से उतर गया और उसने कहा, माँ, लेकिन मैं कार से नहीं जाना चाहती। वहां पर सब मुझसे सवाल करेंगे और वैसे भी यह सब मेरा नहीं है। अपर्णा की यह बात सुनते ही जानकी जी ने कहा, किसने कहा तुमसे? तुम्हारी शादी आरव खन्ना से हुई है। अब जो उसका है वह सब तुम्हारा भी है बेटा। उसकी माँ भी तो अब तुम्हारी माँ हो गई ना। जानकी जी के पूछने पर अपर्णा ने थोड़ा सा झिझकते हुए जवाब दिया, वो ये सब उन्होंने ही कहा था कल रात में। वो मुझे लालची बोल रहे थे और उन्होंने ही कहा था मैं उनके पैसों के लिए उनके साथ आई हूँ। ऐसे में अगर मैं उनकी कार और बाकी लग्जरी चीजों को यूज करूंगी तो उन्हें और मौका मिलेगा। मैं किसी को कोई मौका देना नहीं चाहती। अपर्णा की बातें सुनकर जानकी जी बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए बोली, क्या ऐसा कहा उसने मेरी बहू से? आने दे आज रात, मैं बताती हूँ उसे, अच्छे से क्लास लगाऊंगी उसकी। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी? जानकी जी थोड़े से गुस्से में लगने लगी तो अपर्णा ने उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं नहीं माँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जिन हालातों में हमारी शादी हुई, किसी को भी ऐसे गलतफहमी हो सकती है और टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं बस
खुद को प्रूफ करना चाहती थी, इसीलिए कॉलेज के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अपर्णा ने जैसे ही ये बात बोली, जानकी जी के चेहरे से एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उन्होंने कहा, नहीं बेटा, उस पार्ट टाइम जॉब की अब क्या जरूरत है तुम्हें? पहले तो तुम अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए वह जॉब करती थी ना। अब तुम्हारी जो भी जरूरत हो तुम हमें बता सकती हो, मुझे या आरव को, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड भी दे सकती हूँ। अपनी सास की यह बातें सुनकर अपर्णा तुरंत ही बोली, नहीं नहीं माँ, प्लीज मुझे आपका कोई कार्ड, आरव जी के पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो उनकी कही हुई सारी बातें सच हो जाएगी। प्लीज मुझे ये जॉब कंटिन्यू करने दीजिए। जानकी जी बहुत ही प्यार से अपर्णा को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, उसके कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यह सब अब तुम्हारा भी है बेटा। तुम इस घर की बहू हो, तो ऐसे में हमारे परिवार की बहू कहीं कैफे में काम करेगी तो फिर मैं सबको क्या जवाब दूंगी? इस बारे में भी तो सोचो थोड़ा। तुम मेरे बारे में भी तो थोड़ा सोचा करो, अपनी माँ के बारे में। और वैसे भी अगर तुम्हें जॉब भी करनी है तो पढ़ाई पूरी होने दो, बाद में अपनी कंपनी में किसी भी पोस्ट पर जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जॉब करने से, लेकिन ऐसे किसी और के कैफे में वेटर की जॉब। यह बात बोलते हुए उन्होंने बहुत ही अजीब सा चेहरा बना लिया, लेकिन अपर्णा हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने एक और कोशिश करते हुए कहा, माँ प्लीज ना, और वैसे भी वह मेरे सिर्फ जॉब नहीं है, असल में वो क्या है ना कि वह कैफे मेरे एक फ्रेंड की है और उसने अभी अभी काम शुरू किया है, तो अभी ज़्यादा स्टाफ हायर करने के लिए उसके पास ज़्यादा पैसे भी तो नहीं है, और मैं कम पैसे में भी उसकी ज़्यादा हेल्प कर देती हूँ। ऐसे में अचानक से काम छोड़ दूंगी तो उसे प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज़ मुझे ये जॉब करने की इजाज़त दीजिए। बस कुछ महीनों की तो बात है, फिर जब उसके पास स्टाफ हो जाएगा तब मैं छोड़ दूंगी। अपर्णा ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ कहते हुए कहा। जानकी जी भी उसे बार बार मना नहीं कर पाई, और उसकी ऐसी आंखें जिनमें रिक्वेस्ट भरी हुई थी, उसे देखकर थोड़ा सोचने के बाद आखिर उन्होंने हाँ कह दिया। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो चलो, फिर ठीक है, लेकिन कॉलेज के बाद ही जाना, और घर वापस कब आओगी यह मुझे बता दो। आखिर जानकी जी इस बात के लिए मान गई, तो अपर्णा उनकी बात का जवाब देते हुए बोली, माँ वो ऐसे तो मैं रात के 8 बजे हॉस्टल वापस जाती थी, लेकिन अगर यह ज़्यादा लेट है तो फिर मैं उससे बोल दूंगी और 7 बजे तक आने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन उससे जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा कॉलेज ही 2 बजे तक खत्म होता है, तो कम से कम 4-5 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब जो है ना माँ। जानकी जी अपनी आंखों को छोटी करके शक भरी निगाह से अपर्णा की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है करना ही पड़ेगा? तुम तो अपनी फ्रेंड की हेल्प के लिए जा रही हो ना, तुम्हें ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यही तो मैं बोल रही थी। चेहरे पर एक जबरदस्ती की हंसी के साथ अपर्णा बोली, अरे नहीं माँ, मैं भी हेल्प के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोग आते हैं कैफे में, बस इसलिए। ठीक है, लेकिन मैं 7 बजे तक पक्का वापस आ जाऊंगी। अपर्णा की यह बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए जानकी जी ने धीरे से अपना सिर हिला दिया, तो अपर्णा भी खुश होकर जानकी जी के गले लग गई और बोली, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अपर्णा को इतना खुश देखकर आखिर जानकी जी ने भी मुस्कुरा दिया। उन्हें भी इन सब कामों में कोई बुराई नहीं लगती थी, क्योंकि वह खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। लेकिन उन्हें पता था कि हाई सोसाइटी में सब ऐसे कामों को अच्छी नज़र से नहीं देखते, और ऊपर से अगर इनके रिश्तेदार या फैमिली में किसी को यह बात पता चल गई तो सब उन्हें ही दोषी ठहराएंगे।
बस इसीलिए वह अपर्णा को रोक रही थी, लेकिन अपर्णा ने आखिर उन्हें मना ही लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद अपर्णा बहुत ही ज़्यादा खुश होकर रेडी होने के लिए चली गई। उसने एकदम नॉर्मल कॉलेज जाने वाले कपड़े, जीन्स और टी-शर्ट पहन ली और जैसा कि उसकी सास ने बोला था, कॉलेज वह ड्राइवर के साथ चली गई। लेकिन वहाँ से उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए वह कार से नहीं जाना चाहती थी। खन्ना एंटरप्राइजेस की ऑफिस। आरव रोज की तरह ही अपने टाइम पर ऑफिस पहुंचा तो सब लोग उसे वहां पर देखकर काफी हैरान रह गए, क्योंकि वहां ऑफिस में भले ही आरव ने सबको इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी सबको पता तो था ही कि कल आरव की शादी हुई है। इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आज भी रोज की तरह एकदम टाइम पर ऑफिस आ जाएगा। इसलिए सब आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रहे थे। लेकिन आरव ने बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया और वह सीधे अपने पर्सनल कैबिन में आकर बैठ गया। और कुछ देर बाद ही सेक्रेटरी तानिया भी वहां पर आ गई। बाकी सबकी तरह वह भी हैरान थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई आरव से कुछ भी पूछने की। इसलिए कैबिन के अंदर आते हुए उसने आरव की तरफ देखकर स्माइल करते हुए रोज की ही तरह उसे गुड मॉर्निंग विश किया और फिर चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। आरव ने अपने सामने वाले टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप खोलते हुए कहा, तानिया, मेरा आज का शेड्यूल बताओ और फिर पहले ही जितनी भी मीटिंग पहले की हो सब 12 के बाद शिफ्ट कर दो, क्योंकि अभी मुझे एक प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है। उसकी बात सुनकर तानिया ने अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके सर। इतना बोलकर वह उसकी सारी मीटिंग रीशेड्यूल करने लगी और फिर जिन जिन लोगों के साथ मीटिंग थी उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करने के लिए वो कैबिन से बाहर चली गई, क्योंकि उसका वर्किंग डेस्क आरव के कैबिन से बाहर था। ऑफिस में सारे लोगों को पता चला कि आरव रोज की तरह ऑफिस आ गया है और उसकी शादी से इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही ये बात उसके दोस्त और कंपनी के एचआर मैनेजर पोस्ट पर काम कर रहे रिवांश मित्तल को पता चली, वह अपना काम छोड़कर तुरंत ही सीधे आरव के कैबिन में आ गया। और वह भले ही आरव से काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन उसे पता था आरव को ऑफिस में फ्रेंडली से ज्यादा प्रोफेशनल रहना पसंद है। इसलिए उसके कैबिन में एंटर होने से पहले उसने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर आरव ने लैपटॉप से नजर उठाकर सामने देखा तो रिवांश वहां पर खड़ा हुआ था और उसे देखकर आरव ने कहा, कम इन। इतना बोलकर आरव दोबारा से लैपटॉप की तरफ देखने लगा, लेकिन रिवांश आकर उसके पास ही खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है, शादी के अगले दिन ही काम पर, वो भी एकदम टाइम पर ऑफिस। वैसे एक दिन की छुट्टी तो ले ही सकते थे यार, इतना भी क्या काम। मैं मैनेज कर लेता ना आज के लिए। एक दोस्त की तरह उसने यह बात बोली तो आरव ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा, इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग है वह तुम हैंडल कर लेते, क्या तुम मेरी जगह ले पाते? मुझे नहीं लगता कि कंपनी के सीईओ की जगह पर एचआर के साथ मीटिंग करना वह लोग पसंद करते। आरव के इस तरह से उसकी पोजीशन याद दिलाने पर रिवांश को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था आरव ने उस मकसद से नहीं कहा था। लेकिन फिर भी वह उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, मुझे पता है तेरी कंपनी है और मैं सिर्फ यहाँ पर काम करने वाला आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो बस दोस्ती में बोल रहा था, क्योंकि तेरी शादी कल ही। रिवांश ने जैसे ही दोबारा शादी का नाम लिया तो इस बार आरव चिढ़ते हुए बोला, क्या शादी शादी, इट्स नॉट अ बिग डील मैन। वैसे भी तुझे पता है ना मैं रिद्धिमा से प्यार करता हूँ और यह शादी मैंने सिर्फ मॉम की वजह से ही की है। तो इतना बहुत है कि एक दिन की छुट्टी कल कर तो ली मैंने।
इस वजह से तो यह काम भी बढ़ गया। कल की प्रेजेंटेशन मुझे आज कंप्लीट करनी पड़ रही है। आरव की बात सुनते ही रिवांश ने उसे याद दिलाया। कंप्लीट? क्या कंप्लीट? कंप्लीट ही है वो पहले से। बस तुझे फाइनल करना है एक बार देखकर। और वैसे भी सारा काम तेरे हिसाब से ना हो तो तुझे कहाँ समझ आता है। और रही बात शादी की, तो यार भले ही तूने आंटी जी के कहने से की है, लेकिन शादी हुई तो है ना। और अभी भी तू रिद्धिमा के बारे में कैसे सोच सकता है? यह तो गलत है ना। आरव इरिटेट होते हुए बोला। तू मुझे ज्यादा गलत सही का ज्ञान मत बांट। वैसे भी मैंने अपनी बीवी को कल रात ही बता दिया है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और उसे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुझे क्या है? वैसे भी शादी से पहले ही मैंने उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया था, 6 महीने का, कि 6 महीने में वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। आरव इतने बड़े ही आराम से एकदम कैजुअली ये बात बोली जैसे कि उसके लिए कोई खेल हो और कोई भी बड़ी बात नहीं हो। लेकिन सामने बैठे रिवांश ने उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट? यह सब क्या बोल रहा है तुम? और यह सब क्या किया तूने यार? मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे कैसे कर सकता है तुम? यार तू किसी के साथ और 6 महीने के बाद कहाँ जाएगी वो लड़की? और आंटी जी सवाल नहीं करेगी तुझसे? और तब क्या जवाब देगा? आरो उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अरे यार तू तो ऐसा बोल रहा है कि जैसे कि नॉर्मल शादीशुदा कपल के बीच डाइवोर्स ही नहीं होता। मैं मम्मी से यही बोल दूंगा ना, नहीं बनी दोनों के बीच तो बस अलग हो गए। अब क्या कोई जबरदस्ती है? कि सारी उम्र साथ रहना ही है। और वैसे भी 6 महीने के बाद रिद्धिमा वापस आ रही है, तब से मैं उसके साथ ही रहूंगा। रिवाज ने टेंशन में अपना सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ के साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी आंख बंद करके सिर पर हाथ रखते हुए आरव बोला, तू मेरी लाइफ के टेंशन मत ले यार, और जाकर अपना काम कर। मैं अपनी लाइफ की देख लूंगा जो भी करना है। रिवांश आरव के लिए सच में बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था और आरव हमेशा ही एक बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लेता रहता था। उसे सिर्फ काम से रिलेटेड ही सही डिसीजन लेना आता था, बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा खुद का नुकसान ही करता था। इसीलिए उसने अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी। लेकिन जैसे ही आरव ने इतना बोला, तो रिवांश भी अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है, तेरी मर्जी, तेरी लाइफ, जो मन में आए कर। मैं होता भी कौन हूँ यार कुछ कहने के लिए? इतना बोलते हुए वो वहां से उठकर जाने लगा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। आरव उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रिवांश को क्या कहकर रोके और फिर क्या बात करें। इसलिए उस वक्त उसे जाने से नहीं रोका और उसे वहां से जाने दिया। वह चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वह दोनों एक दूसरे से अलग और दूर बैठें, तो शायद उनके बीच की टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन रिवांश के जाते ही आरव ने भी अपना सिर कुर्सी पर पटक कर एक पल के लिए आंखें बंद कर दी और रिवांश की कई बातों के बारे में सोचने लगा। लेकिन आंखें बंद करते ही उसे एकदम से अपर्णा का खूबसूरत चेहरा याद आया, तो उसने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और परेशान होते हुए बोला, यह क्या हुआ? मैं उस लड़की के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? वह सिर्फ मेरे दौलत पैसों को देखकर ही मुझसे शादी की है। वह लालची लड़की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इससे ज्यादा कभी कुछ हो भी नहीं सकती मेरी लाइफ में। वह माँ को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। इतना बोलते हुए आरव ने अपने दिमाग से अपर्णा का ख्याल झटका और अपना ध्यान बांटने के लिए वह फिर से
वापस अपने लैपटॉप में काम करने लगा। आरव अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी वह खुद अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसने खुद ही अपनी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर ली थी अपर्णा से शादी करके। और आजकल उसकी रिद्धिमा से ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही थी और उसने यह शादी वाली बात रिद्धिमा से छुपा रखी थी, इसलिए उसने रिवांश से इस तरह बात की। लेकिन उसे अब पछतावा हो रहा था बस। लेकिन उसे पता था कि वह उसे मना लेगा और अभी फिलहाल वो काम पर फोकस करना चाहता था। कुछ देर बाद तानिया फिर से वहां पर आई और उसने आरव से कहा, सर, आज आपकी 2 मीटिंग है। एक दोपहर को 1 बजे यहाँ हमारे ऑफिस में इन्वेस्टर आने वाले हैं और दूसरी मीटिंग के लिए आपको एक क्लाइंट से मिलने जाना है। उन्होंने मीटिंग के लिए कैफ़े में रिजर्वेशन किया है और लोकेशन एड्रेस मुझे मैसेज कर दिया है। मैं आपको भेज देती हूँ। वहाँ पर आपको 4 बजे जाना है। तान्या की बात सुनकर आरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसे यह सब बताकर तान्या वहाँ से बाहर चली गई। कुछ देर बाद आरव ने अपनी एक मीटिंग खत्म की और फिर लंच टाइम के लिए वो वहाँ से निकलकर सीधे रिवांश की कैबिन में जा पहुंचा, क्योंकि उसे पता था रिवांश अकेले ही लंच करता था। वह बाकी एम्प्लॉयज से ऊंची पोस्ट पर था, तो वह उन सब लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता था। ऐसे में सब उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते थे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे दिल का सीधा इंसान था। इसलिए आरव ने ही उसे मना किया था ऐसा करने से और बाकी एम्प्लॉयज से दूरी बनाकर रखने के लिए भी कहा था। आरव वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि रिवांश वहां पर अकेले ही लंच कर रहा था, तो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठते हुए बोला, यार, मुझे भी भूख लग रही है। पूछेगा भी नहीं क्या लंच के लिए? आरव को सामने देखकर रिवांश तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और आरव को ताना मारने वाले अंदाज में बोला, अरे सर, आप यहाँ मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉयज के साथ बैठकर लंच करेंगे, यह आपको शोभा देता है क्या? उसकी बात सुनकर आरव को बहुत ही बुरा लगा और अब उसे समझ में आया कि जब उस वक्त उसने यह बोला था तब रिवांश को कितना बुरा लगा होगा। इसलिए वह तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी यार, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस थोड़ा सा परेशान था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। पर तुम क्यों बार बार मुझे बोल रहे थे कि मुझे ऑफिस नहीं आना चाहिए था? सारी गलती मेरी भी नहीं थी, तुमने ही मुझे इरिटेट कर दिया था। रिवांश भी जैसे तैसे बात खत्म करते हुए बोला, हाँ चल ठीक है, अब ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत कर। अब ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे पता है तू कैसा है और कैसा नहीं। लेकिन अभी खाना खा। लेकिन अभी खाना खा लेगा तो वहां पर क्लाइंट के साथ फिर क्या करेगा? रिवांश के सामने रख रिवांश के सामने रख खाने को देखकर आरव ने कहा, अरे, इसलिए तो तेरे साथ खाऊंगा आधा प्लेट। तू भी आधा ही खा, जिससे कि तेरा पेट भी ज्यादा न भरे। और तू भी मेरे साथ चल रहा है उस मीटिंग के लिए। अरे लेकिन मैं क्या करूंगा उन लोगों के सामने? उनको तुझसे मिलना है और सारी बात तू ही तो फाइनल करेगा। मैं वहां तेरा असिस्टेंट बनकर खड़ा रहूंगा क्या? इससे अच्छा तो तू तानिया को ही अपने साथ ले जा। आरव काफी लापरवाही से बोला, हाँ, तानिया भी आ रही है यार। और तू मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, एचआर मैनेजर है। यह बात मत भूला कर। तेरी इम्पोर्टेंट पोस्ट है मेरी कंपनी में और तेरा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, समझा? रिवांश उसकी बात मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चलूँगा साथ। और ये ले, खाना भी खा ले थोड़ा। तेरा फेवरेट है आज राजमा चावल। इतना बोलते हुए रिवांश ने अपनी प्लेट उसके आगे कर दी और वह दोनों साथ में ही खाना खाने लगे। ठीक शाम के 4 बजे आरव, तान्या और
रिवांश के साथ अपनी कार में वहां से निकला। आज उसका ड्राइवर छुट्टी पर था, तो रिवांश ड्राइव कर रहा था और आरव उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठा। वही तानिया पीछे बैक सीट पर बैठी हुई अपना मेकअप टचअप कर रही थी। आरव ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और वह रिवांश के साथ बातें करने लगा और कुछ ही देर में वह लोग उस कैफे के बाहर पहुंच गए। वह काफी बड़ा और सुंदर कैफे था। एक तरफ एक तरह से फैंसी रेस्टोरेंट भी कहा जा सकता है। रेस्टोरेंट का नाम था ड्रीम डिलाइट कैफे। आरव को कैफे का नाम काफी अच्छा लगा और इम्प्रेसिव लगा। इसके अलावा उसे वह जगह भी काफी पसंद आई थी। तो वह वहां पर अंदर आया और वह एकदम टाइम पर शार्प 4 बजने के 1-2 मिनट पहले ही वह वहां पर आ गया था और उसने देखा कि जिस क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग करनी है वह पहले ही वहां पर बैठे हुए हैं। सामने बैठे हुए वह शख्स अधेड़ उम्र के आदमी थे, जिनके आधे सफेद और आधे काले बाल थे। दिखने में वह काफी मैच्योर लग रहे थे और उनके चेहरे पर एकदम शांत एक्सप्रेशन थे। वह उम्र में भी आरव से काफी बड़े थे, लगभग दुगनी उम्र के थे। तो आरव ने खुद ही आगे बढ़कर उनके सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर बख्शी, नाइस टू मीट यू। आरव को सामने देखकर मिस्टर बख्शी ने खुश होते हुए कहा, ओह हेलो, एंड यू आर एग्जैक्टली ऑन टाइम। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर खन्ना। आरव चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, आप मुझे नाम लेकर भी तो बुला सकते हैं, आई डोंट माइंड। और मुझे टाइम पर पहुंचने की आदत है, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और साइड वाली कुर्सी पर उसने रिवांश को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया और फिर रिवांश को मिस्टर बख्शी से इंट्रोड्यूस करवाने लगा। और उसके बाद वह लोग कंपनी के साथ कोलैब्स और नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगे। तानिया वहां पर पीछे खड़ी थी और अपने आईपैड में सारी इंफॉर्मेशन दिखाते हुए वह बीच बीच में आरव के कान में वह कुछ बोलते जा रही थी। उनकी मीटिंग काफी अच्छे से जा रही थी। ये कोई लगभग 1 घंटा हो गया था उन लोगों को वहां पर मीटिंग करते हुए। इसलिए रिवांश ने कहा, इतने अच्छे कैफे में आए हैं, कोई कॉफी ऑर्डर करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, यहाँ की कॉफी काफी अच्छी होगी। रिवांश की बात सुनकर उन लोगों ने भी हामी भरी और तानिया ने उन सब के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। और कुछ देर बाद एक वेट्रेस वहां पर आई। उसने उन सब की ड्रिंक वाली ट्रे वहां पर रखी और स्माइल करते हुए बोली, एंजॉय योर ड्रिंक सर। आरव को वह आवाज बहुत ही जानी पहचानी लगी, इसलिए उसने तुरंत ही नजर उठाकर उस वेट्रेस की तरफ देखा और वहां पर वो अपर्णा को वेट्रेस की ड्रेस में देखकर एकदम हैरान रह गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह उसकी वाइफ है, जिससे कल रात उसकी शादी हुई थी, क्योंकि कल रात उसने अपर्णा को लहंगे में देखा था और उसके बाद सुबह साड़ी में। उसके बाद वह उसे ऐसे वेट्रेस के ड्रेस में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई, क्योंकि अपर्णा दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी थी और आरव बैठा हुआ था। उसने जानबूझकर अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि अपर्णा उसे देखकर पहचान न पाए। अपर्णा ने भी अब तक उसका चेहरा ध्यान से देखा न था और वह इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी। वह बस ट्रे रखकर वहां से वापस चली गई। लेकिन रिवांश ने भी आरव के ऐसे बदले हुए एक्सप्रेशन को नोटिस किया। रिवांश उसकी शादी में शामिल तो हुआ था, लेकिन वह अपर्णा को देख नहीं पाया था, क्योंकि शादी के वक्त वह दुल्हन की ड्रेस में थी और घूंघट में। इसलिए अभी सामने से वेट्रेस को देखकर उसे पता नहीं चला कि यह आरव की वाइफ है या कोई और। लेकिन आरव इस तरह से देख रहा था, तो रिवांश ने उसके हाथ पर हल्के से अपनी कोहनी से मारी
और उसके कान में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, यार तेरी शादी हुई है अभी कल ही, और पहले से ही एक गर्लफ्रेंड भी है, और तू अब इस वेट्रेस पर भी लाइन मार रहा है। कुछ तो शर्म कर ले। हमारे सामने इतने उम्र दराज क्लाइंट बैठे हुए हैं, कम से कम उनका तो लिहाज कर ले। अपर्णा को वहां देखकर आरव पहले ही एकदम शॉक्ड था। ऊपर से रिवांश की ऐसी बातें सुनकर वो इरिटेट होते हुए बोला, यू शट अप। और मैं किसी को लाइन नहीं मार रहा हूँ। मैं यहाँ बस वह वेट्रेस वो इतना बोलते हुए वो काफी घबराया हुआ लग रहा था और अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह यह बात रिवांश के साथ शेयर करें या फिर रहने दे। लेकिन रिवांश ने भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस किया, और वह अब ऐसा लग रहा था जैसे कि आरव ने कोई भूत देख लिया होगा। इतना तो रिवांश भी समझ गया था कि आरव उसे लाइन तो नहीं मार रहा था, कुछ और ही बात थी। यह लाइन मारने वाली बात तो रिवांश ने बस उसे छेड़ने के लिए मजाक के हिसाब से कहा था, क्योंकि आरव बार बार उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ वो वेट्रेस गई थी। अपर्णा आरव को वहां पर नोटिस किए बिना ही वहां से दूर चली गई, लेकिन आरव अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, और मीटिंग भी लगभग खत्म हो गई थी, और जितनी भी जरूरी बातें थी वह लोग पहले ही कर चुके थे। इसलिए सब अपनी अपनी कॉफी को और ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे। तानिया भी वहां साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई थी, लेकिन आरव की नजरें उसी तरफ ही जम चुकी थी जिस तरफ अपर्णा गई थी, और उसे पता था उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। उसने अपर्णा को ही देखा है, पहचान लिया था। भले ही वह काफी अलग लग रही थी, लेकिन आरव पूरी तरह से श्योर था कि वह लड़की और कोई नहीं अपर्णा ही थी। रिवांश ने फिर से उसके कान में कहा, बस करना यार, उधर क्या देख रहा है, चली गई है वो लड़की। रिवांश की बात सुनकर आरव ने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि उनके सामने बैठे मिस्टर बख्शी भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वह दोनों इस तरह से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। उनके इस तरह से देखने पर आरव को काफी ऑकवर्ड फील हुआ। इसलिए उनके बीच ऑकवर्डनेस कम करने के लिए आरव ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। इतना बोलते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और फिर वहां से एक साइड की तरफ आ गया। वह आते हुए इधर उधर देखकर अपर्णा को ही ढूंढ रहा था। उसे बाकी सारे टेबल पर और भी वेट्रेस नजर आई, लेकिन उनमें से कोई भी अपर्णा नहीं थी। लेकिन सब ने एकदम वैसे ही ड्रेस पहनी हुई थी जैसे ड्रेस पहनकर कुछ देर पहले अपर्णा वहां उनकी टेबल पर आई थी। उनकी टेबल एकदम साइड में वीआईपी रिजर्वेशन एरिया में थी, जहां पर कुर्सियों की जगह पर काउच पड़े हुए थे। काफी कंफर्टेबल और अलग से पार्टीशन भी था, जिससे कि वह जगह इस साइड से अलग हो रही थी। आरव को वॉशरूम नहीं जाना था, आया। वह झूठ बोलकर वहां से इस साइड पर आया था, सिर्फ अपर्णा को देखने के लिए, और वह यह बात कंफर्म करना चाहता था। साथ ही अपर्णा से बात भी करना चाहता था। बात क्या, उसे गुस्सा आ रहा था अपर्णा पर, और वह मिलते ही उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह उसे कहीं भी दिख नहीं रही थी। तो आरव ने परेशान होते हुए अपने मन में कहा, कहाँ चली गई यह लड़की इतनी जल्दी? अभी 2 मिनट पहले ही तो आई थी हमारे टेबल पर। कहीं उसने भी तो मुझे नहीं देख लिया? हो सकता है इसी वजह से वह मुझे छिप रही हो। हाँ, अब ऐसा काम करेगी तो मुंह तो छिपाना ही पड़ेगा ना। लेकिन क्यों, आखिर जरूरत क्या है उसे? लड़की को यह सब करने की जरूरत, वह जानबूझकर मेरा नाम खराब करने के लिए यह सब कर रही होगी। लेकिन क्यों, आखिर जरूरत क्या है उस लड़की को यह सब करने की जरूरत, उस लड़की को यह सब करने की?
जरूर वह जानबूझकर मेरा नाम खराब करने के लिए ये सब कर रही होगी। यह सब सोचते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में इधर-उधर देखा। तभी उसे ऑर्डर करने वाले काउंटर पर 2 वेटर्स नजर आई, जिनमें से एक उसे अपर्णा की हाइट हेल्थ की लग रही थी। तो वह सीधा उसकी तरफ ही बढ़ गया और एकदम उसके पीछे जाकर खड़ा होता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू ऑर्डर टू कॉफी प्लीज। ऑर्डर काउंटर के पास खड़ी उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, यस सर, विच कॉफी यू वांट। और चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ जैसे ही वह पीछे मुड़ी, आरव ने उसका चेहरा देखा। वह एकदम से डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि वह लड़की अपर्णा बिल्कुल भी नहीं थी और अब अपर्णा को सोचकर ही वहां पर आया था। इसलिए आरव बात बदलते हुए बोला, आई विल ऑर्डर इट लेटर बट फर्स्ट वांट टू यूज वॉशरूम, कैन यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन। आरव ने उससे पूछा तो उस वेटर्स ने स्माइल के साथ उसे डायरेक्शन बता दिया और आराम से थैंक यू बोलकर उस साइड पर ही जाने लगा। और उसे अभी तक अपर्णा वहां कहीं भी नजर नहीं आई थी, तो वह काफी परेशान हो गया और उसने अपने आप से कहा, क्या सच में मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो वही थी, मैंने उसका चेहरा देखा था। इतनी भी आसानी से भी नहीं भूल सकता मैं। आखिर वाइफ है वह मेरी, कैसे किसी को मैं अपर्णा समझ सकता हूँ? अपने आप से सारे सवाल करता हुआ आरव वॉशरूम एरिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही इधर उधर भी देख रहा था। और तभी कॉर्नर वाले एक टेबल पर ड्रिंक सर्व करते हुए उसे अपर्णा नजर आ गई। फिर वह फिर से उसका साइड फेस ही देख पाया। वह स्माइल करते हुए कॉफी के मग और ग्लासेस उस टेबल पर रख रही थी। उसे देखते ही आरव का जो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था, वह फिर से वापस आ गया और वह एकदम से उस टेबल की तरफ ही बढ़ गया। और सारे ड्रिंक रखने के बाद अपर्णा भी वापस हाथ में खाली ट्रे लेकर ऑर्डर वाले काउंटर की तरफ ही जा रही थी कि आरव एकदम से उसके सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोला, अपर्णा, तुम यहाँ पर वेट्रेस की जॉब क्यों कर रही है? इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होने के बाद क्या जरूरत है तुम्हें यह सब करने की?